Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we are going to talk about how to draft an effective moot memorial. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जिस भी चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वेदर लीगल दर्शन और वकालत डी, तो इट्स अ वेरी स्पेशल वीडियो एज मैनी ऑफ अस जूनियर्स वर रिक्वेस्टिंग कि मेमो कैसे क्रिएट करते हैं सिंस एफआईएम अभी आने ही वाला है। तो विद रिस्पेक्ट टू द सेम, वी आर हैविंग स्नेहा ओवर हियर, जो आज बताएगी कि मेमो कैसे बनाते हैं फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। ऑन अ पर्सनल लेवल आई विल टेल यू, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड और शी इज इन फाइनल ईयर सीएलसी के अंदर में। एंड जब मेरे सेमेस्टर चल रहे थे तो बिकॉज ऑफ स्नेहा ओनली आई विल बी एबल टू सिक्योर फर्स्ट डिवीजन लास्ट ईयर। तो थैंक यू फॉर दैट। हाँ स्नेहा, तो ये सब ठीक है। सो द फ्लोर इज ओपन टू यू, प्लीज टेल अस कि मेमो कैसे बनाते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड व्हाट आर द बेसिक कोड एथिक्स दैट वन नीड टू फॉलो। Thank you, Parth, for having me here in the collaboration effort of Wakalat ADU and Legal Darshan. I would like to inform all the new friends in CLC that I am Sneha Arora, and here I am on my channel Legal Darshan along with Wakalat ADU. तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक मूट मेमोरियल, एक इफेक्टिव मूट मेमोरियल को ड्राफ्ट करें। तो आई विल बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू मेमो कैसे बनाते हैं एंड बेसिक कोड एथिक्स, ठीक है, जिसका यू हैव टू आंसर। हाँ, तो विल बिगिन विद हाउ टू क्रिएट अ मेमो फ्रॉम द स्क्रैच। तो तेरे पास कोई मेमो सैंपल पड़ा होगा, सो इफ यू कैन प्लीज शेयर योर स्क्रीन विद दैट Sure, सैंपल। I do not have a sample क्योंकि अभी हम लोग 5th सेमेस्टर में एग्जाम दे रहे हैं मूट कोर्ट का, एंड आई थिंक इट इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट टू शेयर दोज मेमोरियल बिकॉज आने वाले टाइम में तुम लोगों को भी वही बनाने हैं। तो आई विल शेयर अ सैम्पल मेमोरियल फ्रॉम सम वेबसाइट, राइट? करेक्ट। कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ, बढ़िया से एकदम। So this is a sample memorial I took from some website just to show the contents. Nothing in the in this PDF is relevant for us. Like it is just for the Right. flow of a mood, how a mood memorial should be prepared. Yeah. हाँ, All और right. इसको एज इट इज मत टिका देना। कहीं बच्चे इसी को टिका दे बोले ये लो एज ए रेफरेंस, यू कैन यूज दिस। Yes. बट Exactly. हाँ, इसकी कोई रेलेवेंसी Here, नहीं है। हाँ, स्नेहा तो it is the list here. मतलब key of contents. सबसे सो स्नेहा विल डू वन थिंग, पेज बाय पेज बाइफिकेशन करते हैं हाँ, yes, yes, कंटेंट yes, का, ताकि इजी रहेगा। हाँ, yes, तो सबसे पहले आप एक सैंपल मेमो उठाएं और उसको पढ़ें। अब फर्स्ट पेज पे इफ यू सी, तो यहाँ पे पिटिशनर रेस्पोंडेंट का नाम yes. और वही बेसिक फॉर्मेट। Okay, so how do we write the front page? सबसे पहले अगर if you are participating in a moot court competition, then you have to write the title of that moot court. But if you are preparing it for the curriculum, you just start with the court name. Like for example, I got a problem, like I have to made a memo of writ petition before Allahabad High Court. So I just wrote here that in like High Court, इन the द High Court. ऑनरेबल कोर्ट ऑफ, या ऐसा In the इन द Honorable ऑनरेबल हाई Court कोर्ट। of हाँ, High वो Court वो of वो Judicature मूड at प्रॉब्लम Allahabad. में ही दे रखा होता है आपको। Yes, right. And वो then वही दे you रखा होता have है। to mention, like my case was under Article 226. So you below the name of the court, आप ये लिखोगे कि आप किस provision के under, civil appeal है, criminal appeal है, क्या है, आप किस चीज के under जो है आप court में apply कर रहे हो memorial अपना, ठीक है? So then like here it is written under under अंडर Article आर्टिकल 32। 32 of Constitution of India. That is when we will further go on in this PDF, it is similar to the one like constitutional remedies, Article 32 of Constitution of India. So we can get it from here that ये memorial जो है वो Article 32 के अंडर आया है, यानी कि एक writ petition है against the breach of fundamental rights. Then you have to further proceed with name of the parties, and you have to write in the matter of, because the matter is between two parties, right? So like here it is written Satya and Sashi, A and B petitioner versus state of Maharashtra Pradesh or versus any other person versus XY. So if there is one particular body which against which you are filing the case,
like maybe you are filing the case against some DDA, Delhi Development Authority, Jaipur Development Authority, Land and Development Authority, then तो you उसका have, नाम आता जाएगा. yes, then you have to state the authority. And अब उसके against तो आप just case नहीं कर रहे हो, maybe आप किसी बंदे के against ही कर रहे होगे, you will be filing a case against a person. So you can always write and others, like state of Maharashtra Pradesh, and if it is against and ORS and abbreviation ORS, used. Sorry to yes, interrupt. And ORS abbreviation is used. और petitioner है, so आपका front page blue color का होता है, respondent है तो red color का होता है. yes, these are the color codes we use in India. Like we use the blue for the petitioner and the red for the respondent, to make to it is just basically to signify that this is from petitioner's side and this is from respondent side, right? Because both of the parties would be submitting their memorial. Then further, you have to mention in your memorial only that from whose behalf you are submitting the memorial. Like if you are on the side of petitioner, because जब भी हम moot problem solve करेंगे, there are going to be either 2 people in the team or 3 people in the team. When you go for moot competitions, then there is also a member who is a reader. But when it is just a college assignment like the one we did, then we have a team of 2 people. So the one is petitioner and the other is respondent. Sometimes you have to choose it yourself, and sometimes the teacher will be allotting it to you. So if you are allotted the role of counsel of petitioner, you have to write it here that this is the written submission on behalf of petitioner, or you can also write memorial on behalf of petitioner. And then अच्छा स्नेहा, one more thing. जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सी साइड चूज करें, petitioner या respondent की. So your take away with that, जो first years वाले हैं अभी. Look, you if अगर कोई पूछ रहा है कि petitioner की साइड लूं या मैं respondent की लूं, तो usually एक mindset है कि petitioner की तरफ से हमेशा केस strong रहेगा. तुम लोगों ने भी सुना होगा और मे बी सब ऐसा बोलते भी हैं. But if you ask me, अगर as a law student मैं देखूं तो I think both of the sides जो हैं उनको अपना एक law point पे लड़ना है. ठीक है, तो जो डिफेंडेंट है उसे अक्यूज्ड को बचाना है और जो प्लेंटिफ है उसे अपने राइट्स लेने हैं. तो यूजुअली कोर्ट्स में ये होता है कि प्लेंटिफ की बात को प्रूफ करने के लिए अक्यूज्ड पे बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है, राइट? क्रिमिनल में हम पढ़ते हैं that the burden lies usually on the accused. On prosecution, ठीक है. Yes, on prosecution. Yes, no, not on prosecution. Sorry sir. Yeah, on accused. My bad. हाँ, on accused. So like बहुत रेयर केसेस या एक्सेप्शन केसेस या मेंशन केसेस में होता है कि जो ओनर्स है वो पेटिशनर पे ही आ रहा हो. ठीक है, जैसे हमने डिवोर्स का केस पढ़ा है तो उसमें अगर कभी कभी ये होता है कि एडल्ट्री क्रूएल्टी प्रूफ करनी हो तो वो एडल्ट्री प्रूफ करनी हो तो वो पेटिशनर पे ही आ जाती है, दैट शी हैज टू प्रूव एडल्ट्री. Then so you are saying in short to summarize कि petitioner के पास थोड़ा benefit रहता है. बेनिफिट बिल्कुल रहता है, बट अगर तुम्हारे केस में डिफेंडेंट का ही पॉइंट स्ट्रॉन्ग है तो उसमें उस बेनिफिट का व्हाट आर यू गोइंग टू डू? जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें फॉल्स एक्यूजेशंस लग रही हो and defendant has valid grounds of winning the case. So it is all about research. I'll say it is all about research. So in short, जिस पे कंटेंट ज्यादा मिल रहा है, जिस पे आर्गुमेंट इजीली फ्रेम हो रहे हैं, वो ले लो. तुम लोगों का भी इंडक्शन है, बहुत ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है. So next is table of content. That is your index. Yes, next is we are going to see the table of contents. This is something I consider an important part because यहीं से आपको पूरा मेमोरियल जो है वो दिख जाएगा. अच्छा, one more thing I would like to add here. जब मैं moot court की member नहीं थी, I did not enroll myself, I did not appear for FIM or CIM, etc. My friends were. And now that I have also prepared it as a part of curriculum, मेरे mind में एक doubt था कि why are we preparing memorial? What is it? Basically मैंने अपने एक friend से भी पूछा कि you have been in moot court, what is the purpose of this memorial? So I did not get a good answer, to be honest. But when I researched about it, जब मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे ये मिला that
a written submission is as much important as the oral arguments. आप कितना strongly orally जो है उसको produce कर रहे हो in front of the bench, उतना ही important है कि आप कितना impactfully अपना memorial भी draft कर रहे हो. Because every time when we decide something, we always go and refer to the book. हम एक reading material को ज़्यादा वो देते हैं, महत्व देते हैं, rather than the person we are listening to. So that is why it becomes important to draft a good memorial and not just present it. ये और memorial का purpose है कि judges को या जो भी bench है उन्हें हमेशा clear रहे कि आपकी party, the council जो है और जो petitioner है या respondent है वो basically court से चाह क्या रहे हैं, उनका interpretation क्या है उस particular issue पे जो भी उन्होंने court के सामने present किया है. Right? So moving on to table of contents. First of all, we are going to write the index of abbreviations. हम जब So one point I would like to add over here. Yes. Sorry to interrupt. Yes. जैसे being a part of MCS, if you join any moot या किसी moot में part लेते हो in capacity of a researcher बनने के लिए आपको moot society का member होने की requirement नहीं है. So best researcher को भी एक अलग से prize होता है उसके लिए भी. Always remember this thing. So when you go in other NLUs या कोई भी other law schools में, so वहाँ पे best researcher की value रहती है. So it doesn't mean कि आपको बोलना नहीं आ रहा है, if hesitating या आपको लग रहा है कि यार कि मेरी speaking skills या oration skills इतनी अच्छी नहीं है, तो मेमो नहीं बनाऊँ मैं या मैं इस लाइन में नहीं करूँ या इसको मैं ट्राई नहीं करूँ. Don't do that. इससे आपकी research skill ही enhance होती है at the end of the day, right? Yes, absolutely right. हाँ से. Very right. Since Parth is a member of Moot Court Society, he will be able to tell you better how to participate in Moot Court competitions. And I think I'll elaborate more. I think I'll elaborate more upon how to draft it because I feel I have drafted a good memorial recently, right? So moving on. आज तो झंडे गाड़ दिए मैम ने. Okay. हाँ जी चलो. Moving on to table of contents, we have index of abbreviations. So we do use abbreviations while writing a memorial. Like it also gets irritating for the writer also, now that you are always mentioning Hindu Succession Act, Hindu Marriage Act, Indian Penal Code all the time. You can always choose abbreviations because even the good books, they are also mentioning Indian Penal Code as IPC, Constitution as COI. So that is why a provision is made for memorial writing that you can use abbreviation, and all you have to do is just provide them in front so that if someone is not aware, so they can always refer to that index and understand what is written there. Like there is an act, UP Zamindari Abolition Act and Land Reforms. अगर आपका केस उस पे है, तो how many times are you going to write it? You will just write UP Act. So you just go and provide it in the index that you are using UP Act to denote UP Zamindari Abolition and Land Reforms Act. That is why we use index of abbreviation. It is not much important. आप पूरा भी लिख सकते हो हर बार अगर आपको लगता है कि this is the good way, and then you do not provide index of abbreviation. But still, how long you are going to avoid it? Because जब आप citation लिखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं SCC, इलाहाबाद के लिए ALL ये सब words use होंगे, तो वो आपके उसको अच्छा again citation जो लोग नहीं जानते, so when you are writing a memorandum or any article or research paper per se, you have to mention the source of that thing कि आपने कहाँ से उसको analyze किया या कहाँ से वो line लिखी, तो उसका footnote में आप address डालते हो with respect to the cases, आप citation number डालते हो, मनु पात्रा का हो गया, SCC का हो गया, किसी का हो गया, तो footnote के अंडर में जाता है. आपको sample memo होगा, उसके नीचे आपको मिल जाएगा citation क्या होता है. अलग-अलग even research papers या article में citation styles होती हैं, ILI होती है और वो सब अलग-अलग, so that we discuss in some other video. So अभी के टाइम पे हाँ स्नेहा. Yes, right. Then we write index of authorities. Index of authorities में हमारे पास आता है the legislation we have referred to, जो cases हमने use किए हैं overall memorial में, उनके नाम along with their citations. If you have referred to any report of United Nations, any law commission report, any journal which has been published anywhere, तो आप उनका भी reference index of authorities में cite कर सकते हो. Then comes the statement of facts and statement of jurisdiction. Also, हर जो moot competition है, they provide their own
टेबल ऑफ कंटेंट्स, लाइक कहीं जैसे हम डीओ का कोर्स करते हैं तो उसमें द हाउ वी हैव बीन प्रोवाइडेड इज विद लाइक यू राइट इंडेक्स ऑफ एब्रिविएशन, then you write statement of fact, then you write statement of jurisdiction, and then you cite authorities. So this particular sequence is always going to vary as per the requirement of that moot court or that university. So basically variation आएगा इन ऊपर के 4 points में. कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पहले बोल देगा या कोई jurisdiction बाद में बोल देगा. So you have to keep in mind that what are the guidelines related to that. Then a statement of jurisdiction में जैसे आप article 32 के अंदर हमने देखा that matter has been filed under article 32, right? अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि why we are praying this. हम statement of jurisdiction में ये mention करेंगे कि sir, there is a breach of fundamental right of my petitioner, and that is why we are claiming it under article 32, and then we will cite the whole article there for the reference of the court. This is about statement of jurisdiction. Further moving to statement of facts. जो भी आपके केस में हुआ, मान लो ए को एयरपोर्ट जाना था एंड ए को रास्ते में रोक दिया गया, उसने अपनी कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखा दी, तब भी उसे नहीं जाने दे रहे हैं. सो इट इज अ ब्रीच ऑफ हिज फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट. तो ये हमारे फैक्ट्स बन जाएंगे कि हमें इस XYZ इंस्पेक्टर ने रोका, क्यों रोका, इसलिए रोका, एंड हमें जेल में डाल दिया, प्रोड्यूस हाबियस कॉर्पस की रिट आप इशू करो. तो ऑल ऑफ दीज विल कम अंडर द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. ठीक है, कि हमने क्यों अपील की, क्या उस जो भी, जैसे हम केस लिखते हैं, केस पढ़ते हैं, तो उसके जो भी फैक्ट्स हैं they will constitute the statement of facts, and I personally I'll advise that never write them in paragraphs. Cluster form में नहीं लिखना चाहिए. You should always mention them point number 1, point number 2, point number 3, point number 4, because they give a pictorial clarity. They don't make it feel like a mess. हमेशा छोटे छोटे paragraphs break down in points. ठीक है, that is how you write statement of facts. Right. One thing I would like to add over here. Yes. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के अंदर आपकी मेमो प्रॉब्लम में ऑलरेडी फैक्ट्स दे रखे होते हैं, तो आप एक पेज पे उन सबको लिखें इन पॉइंट्स. रिमेंबर वन थिंग, जो भी आप फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे ना, जस्ट मेक श्योर दे आर स्लाइटली बेंड टुवर्ड्स योर स्टोरी, मतलब आपकी साइड को थोड़ा वो अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाए. Exactly. जो भी आपके, हाँ, तो फॉर एग्जांपल एक, क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है, बहुत सारा फैक्ट्स दे रखे होते हैं, कुछ उसमें से होते हैं डिफेंडेंट के काम के, कुछ होते हैं अपने काम के. सो अपन को स्टोरी ऐसे वे में पोर्ट्रे करनी है जो अपन को बेनिफिट दे. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फैक्ट चेंज कर दें, फैक्ट चेंज मत करना, बट इस वे में पोर्ट्रे करना कि थोड़ा आपको बेनिफिट मिले उससे. Yes, exactly. Right. And then we are done with statement of jurisdiction, statement of facts, and then statement of issues. Now, this is the main point of all the memorials, the point number 5. यहाँ पे आप issue cite करोगे कि आपको क्या आपके क्या issues हैं, what is the law point, not what you are seeking. जो आप मांग रहे हो वो आप prayer में cite करोगे. Whatever you want from the court, you are going to ask it in the prayer. But what are the issues? क्या उस लॉ पॉइंट पे क्या इश्यूज हैं वो आप मांगोगे, वो आप मेंशन करोगे स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज में. कि लाइक अगर उन्होंने बोला, अगर मान लो आपकी ऑपोजिट पार्टी बोलती है कि वो कर्फ्यू में मूव ऑन जा रहे थे एयरपोर्ट, मिस्टर एक्स जिनको हमने रोका, जिनका कोविड टेस्ट भी नेगेटिव था, वो कर्फ्यू में जा रहे थे. तो अब इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ ये बन जाएगा कि वेदर द एक्ट डन बाय देम वाज राइट और नॉट. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ इशू, राइट? वेदर द फंडामेंटल राइट of movement of the petitioner was encroached or not. This will be the statement of issue. Then moving on to the summary of arguments, and it is always advised to frame issues in the like उतने ही इश्यूज आप बनाओ जितने आप अपनी टाइम लिमिट में बोल सकते हो, वरना ऐसा ना हो कि आपका 4th इशू सबसे रेलेवेंट हो और टाइम लिमिट खत्म हो जाए और आप उसे प्रेजेंट ही ना कर पाओ. सो ऑलवेज कीप इश्यूज कंसाइज, लाइक वेरी वेरी मच कंसाइज. Then we come up to summary of arguments. Right? Summary of arguments क्या है? आपने, let's say you have taken up 3 issues in a case. You will write one first issue and then you will present a summary, a paragraph of what your contention is. आप अपने favor में उसको paragraph में लिखोगे कि जैसे let's say there is a divorce petition, आप RCR, right of RCR, yes. Restitution of conjugal rights, I'm sorry, restitution of conjugal rights की हमने petition लगाई. I am the petitioner, my husband has withdrawn from my
from my society for no cause. He is living 5 kilometers away. Now, अब जब मैं statement or a summary of arguments बनाऊंगी, तो मैं उसमें लिखूंगी कि whether RCR is encroaching upon the right of movement of my husband or not. तो मैं उसमें लिखूंगी no, it is not encroaching upon the right of movement. He may stay far away, but वो अपनी responsibilities तो पूरी करे. अब मैंने इसमें अपना contention put किया है. सिर्फ एक छोटी सी paragraph में जो मैं कहना चाह रही हूँ, मैंने वो चीज बोली है. But when we come up to written pleadings are also called arguments advanced. इसमें I have to be a very brief about what I am demanding. इसमें क्या है? Exaggeration है summary of arguments का. आप summary में सिर्फ एक छोटा सा paragraph लिख के अपना contention दे रहे हो. Written pleadings में आप case laws लिखोगे. Written pleadings में आप कोई अगर journal है, कोई अगर किसी renowned person की report है, law commission की report है, United Nations की report है, all the references you are going to make in summary of arguments. अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है तो आप उस अमेंडमेंट को मेंशन करोगे. उस अमेंडमेंट से पहले वो एक्ट क्या कहता था उसे मेंशन करोगे. बेसिकली रिटन प्लीडिंग्स इज टू मेक योर साइड वेरी स्ट्रॉन्ग, and the case can be tilted in your favor if your written pleadings are very well drafted, right? So summary of arguments, you have to do it for all the issues, and then written pleadings aap pe aaoge issue 1, issue 2, issue 3 ki. And then prayer, in the prayer you are going to cite the Achha, one thing I would like to add over here. Yes. Sorry to interrupt again. So to sum up what she told, आपने पहले इशू लिख लिए कि ये केस में इशू थे, उन इशू को डिटेल में समझाना, यानी इसको बताना कि देखो योर लॉर्डशिप इसमें प्रीवियसली इन केसेस में ये हुआ है, ये लॉ रिपोर्ट ये कहती है, या ये आर्गुमेंट्स इसमें किसी केस में ऐसे दिए थे, वो आपका आएगा रिटन प्लीडिंग्स के अंदर. दैट इज योर आर्गुमेंट एडवांस. उसी की शॉर्ट फॉर्म को आप समरी ऑफ आर्गुमेंट्स में डाल देंगे. Yes. If in a very Yes, what exactly. you say, Exactly. lame not हाँ, तो यही होता है. आपके जो इशू है उनको आपको डिटेल में, आपने उनको डिटेल में समझाया रिटन प्लीडिंग्स के अंदर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, मेरी साइड ये है, और उन्हीं को थोड़ा छोटा करके आप इसमें डाल देंगे समरी ऑफ आर्गुमेंट्स. Exactly. बस यही है. And whatever cases you are referring to, always footnote them in whatsoever prescribed font, be it Blue Book or be it Times New Roman. वो आपको अपने moot court के directive में मिल जाएगा, directory में मिल जाएगा. और हाँ, एक चीज इंडियन कानून का रेफरेंस मत डालना. इंडियन कानून का रेफरेंस मत डालना. Yes. कुछ भी करना, इंडियन कानून का रेफरेंस मत डालना. SCC मनुपात्रा का ही डालना. No, you can also use SCC मनुपात्रा भी डाल सकते हो. आप किसी रिपोर्ट का भी रेफरेंस डाल सकते हो. अगर आपने किसी वेबसाइट से हाँ, बट इंडियन कानून का मत यूज करना. Don't use Indian Kanun, because Indian Kanun is also what Indian Kanun is doing. It is also copy pasting the exact case laws which are already available on SCC. So Indian Kanun is not a reference. It is not a citation. ठीक है, citation तो केस का वही है ना जो उसके जो हम यूज कर रहे हैं, like लॉ का विकिपीडिया है वो, in short. Yes, हाँ, लॉ का विकिपीडिया, very right. But like if we are using there is a case of Vinita Sharma versus Rakesh Sharma. So if that case you are putting in your memorial, for example, तो आप उसको properly उसका citation है 2029 SCC 1. How citation is written is that year 2020, 9th is the volume number, right? Volume number of STC, and first is that page number in that 9th volume. 1 is the page number in that 9th volume. So that is how a citation is made, and you always have to quote a right citation for all the cases you are putting in. Then you have to write your prayer, and your prayer should always start with that in the light of above cited facts, arguments advanced, and authorities cited, it is humbly, respectfully prayed to this honorable bench for XYZ relief. And you will always end it with and/or the court may pass any relief, order, or direction which the court may deem fit in the light of justice, equity, and good conscience. And for this, the petitioner or respondent, whatever side you're representing, and for this, petitioner is humbly petitioner as duty bound shall humbly pray. You always have to end this with a feeling of gratitude towards the judge. Also, don't forget to mention the place and the date on which you are filing the memorial, right?
If you are filing it in the Delhi High Court, you always write New Delhi. True. If you are doing it in Rajasthan High Court, do write Jodhpur, Rajasthan, etc., like that. That is how you're going to draft a memorial. Hmm. These One thing. summary, how to do things. हाँ. Yes. Right. Right. अच्छा, one more thing. Just in case तुम लोगों का टाइम पूरा हो जाए, तुम लोगों ने फैक्ट इशू बोले देर में टाइम पूरा हो गया, प्रेयर रिसाइट करके ही आना, क्योंकि इट्स द अल्टीमेट थिंग दैट यू वांटेड फॉर योर क्लाइंट, दैट यू वांट फॉर योर क्लाइंट, राइट? तो इवन अगर टाइम पूरा हो गया तो बोलना कि योर लॉर्डशिप, द काउंसिल सीक्स परमिशन टू रिसाइट द प्रेयर, और फटाफट बोल के निकल लेना। फिर अगर टाइम खत्म हो गया तो प्रेयर तो बोल के ही आनी, चाहे वो बीच में रुके ना रुके, एंड Yes, प्रेयर right, से ही करना है। अगर प्रेयर नहीं बोलोगे, शुरू का बहुत अच्छा चला गया तो भी कुछ नहीं होगा। Okay. हाँ। So, in this video, we have talked about how to draft an effective moot court memorial. In our next video in the moot court series, we will be talking about how to present oral arguments before the bench while mooting. Thank you for being here with us. Keep watching Legal Darshan and don't forget to like, subscribe, and share. Have a good day.